आज के हमारे इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हिंदी विषय से लेके इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं। आज का जो वीडियो है वो खास करके पत्र लेखन से संबंधित है, क्योंकि छात्रों को पत्र लेखन के संबंध में कई सारी परेशानियां होती है। वास्तव में प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है उसमें आप देखेंगे कि गद्य, पद्य इन पाठों के अलावा हिंदी भाषा में व्याकरण का अध्ययन हम करते हैं और उसी के साथ साथ रचना कार्य एवं लेखन विभाग का भी अध्ययन हम करते हैं। और इसीलिए प्रश्न पत्र के प्रारूप में गद्य और पद्य पर प्रश्न तो पूछे जाते ही हैं, साथ ही लेखन विभाग में पत्र लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन या इसी प्रकार के विज्ञापन लेखन, इन प्रश्न प्रकारों के बारे में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पत्र लेखन के संबंध में छात्रों के मन में कई बार परेशानियां होती है। कई छात्र तो पत्र लेखन का प्रश्न लिखते ही नहीं, उसे छोड़ देते हैं, यूं ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यही बात होती है कि हमारे मन में कई सारी शंकाएं होती है और ये सारी शंकाएं अगर दूर न हो तो छात्र परीक्षा में प्रश्न हल नहीं करते। और इसीलिए हमें जान लेना आवश्यक है कि पत्र लेखन आखिर है क्या। तो आज के हमारे इस पाठ में हम जान लेंगे कि पत्र लेखन क्यों किया जाता है, पत्र लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं, और परीक्षा में पत्र लेखन का प्रश्न आपको पूछा जाए तो उसके उत्तर आप कैसे लिखें, कितने अंकों के लिए आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो हिंदी भाषा का आप अध्ययन कर रहे हैं तो लगभग 7वीं कक्षा से आपको पत्र लेखन के बारे में जानकारी दी जाती है, आपको पढ़ाया जाता है और इसी के ऊपर आपको प्रश्न पत्र के में प्रश्न भी आता है, तो इसे हल करना जरूरी है। जैसे जैसे आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे, 8वीं, 9वीं या 10वीं, तो पत्र लेखन का प्रारूप और जटिल बन जाता है, मतलब जो भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो इसी बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि पत्र क्यों लिखा जाता है। आप जानते हैं कि आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। आज आप पता है कि अगर हमें एक दूसरे के साथ संपर्क करना है तो आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। उसमें वॉइस कॉल आते हैं जिसमें आप सामने वाले के साथ बात कर सकते हैं, मतलब उनकी आवाज सुन सकते हैं। आजकल आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, मतलब आप आवाज भी सुनेंगे, सामने वाले को देखेंगे भी। तो टेक्नोलॉजी का आज यह परिणाम है कि हम इस प्रकार से फेस टू फेस किसी के साथ बातचीत, वार्तालाप कर सकते हैं या कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जैसे कि गूगल मीट पर या जूम ऐप पर हम इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कई सारे सोशल मीडिया आपके पास होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, ट्विटर है या अन्य कई प्रकार के मैसेंजर, जिसके ऊपर आप सामने वालों को मैसेज, टेक्स्ट मैसेज जो है वो भेज सकते हैं। लेकिन एक जमाना ऐसा था, उस जमाने में अगर दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क बनाना है या संवाद करना है तो पत्र लेखन एक बहुत ही कारगर माध्यम माना जाता था। तो पत्र लेखन का इतिहास वास्तव में बहुत प्राचीन है। जब से मनुष्य ने कुछ लिखना आरंभ किया, लिपि का इजाद किया, उसे खोज लिया, तो उसके पश्चात वह पत्र लिखने लगा। पहले तो पत्र ले जाने वाले को हरकारा कहा जाता था, जो एक जगह से दूसरी जगह पर पत्र पहुंचाने का काम करता। आप लोग जानते हैं कि कई बार इसमें पक्षी या कबूतरों की मदद भी ली जाती थी। उसके बाद में धीरे धीरे यह पत्राचार इतना बढ़ गया कि स्वतंत्र डाक विभाग तैयार किया गया और इसके बाद में पत्र के कई सारे रूप भी बन गए, जैसे कि पोस्ट कार्ड है, अंतर्देशीय पत्र है, ये कई प्रकार के पत्र की जो सुविधा है वो प्राप्त होने लगी हमें डाकघर में। आजकल स्पीड पोस्ट भी है, जो पहले पत्र पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता था, उसके बाद में वो समय धीरे धीरे जैसे यातायात के साधन बढ़ गए वैसे वैसे वो समय कम होता चला गया। तो आज के जमाने में भी पत्र लिखा जाता है, उस काल में तो लिखा जाता ही था, आज भी लिखा जाता है। तो पत्र लेखन जो है वो जो एक प्रकार की कला है कि पत्र कैसे लिखा जाए, तो वो भी एक कला है। तो वही बात जो है वो हम आज सीखेंगे। पत्र लेखन के महत्व के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि आजकल आप जो मैसेज करते हैं वो बाद में तो डिलीट हो जाते हैं या कहीं खो जाते हैं, इतने सारे मैसेजों के बीच में। वॉइस कॉल करेंगे तो उसका अपना कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, कॉल रिकॉर्ड होता है लेकिन कोई रखता नहीं।
लेकिन जो पत्र होते हैं वो खास करके संभाल कर रखे जाते हैं। आपको तो पता ही होगा, पहले जमाने में जब पत्र भेजे जाते थे, कई कारणों से वो जो पत्र व्यवहार होता था तो उसकी सारी फाइल बना के लोग उसको संभाल के रखते थे। मतलब एक प्रकार से उसका एक अपना रिकॉर्ड अपने पास रहता है और इसीलिए पत्र लेखन को महत्व है। मान लो कि आपको नौकरी के लिए आवेदन करना है, आजकल तो ईमेल का जमाना है, आप जो पत्र है वो ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। लेकिन फिर भी कई जगहों पर प्रत्यक्ष रूप से पत्र लिखकर भेजने की जो पद्धति वो आज भी है और इसीलिए यह कला हर एक व्यक्ति को आनी चाहिए, छात्रों को भी आनी चाहिए। और इसीलिए आपको भाषा सीखते समय लेखन विभाग में पत्र लेखन भी अवश्य पढ़ाया जाता है। तो आज बिल्कुल बारीकी से हम अध्ययन करेंगे पत्र लेखन के प्रकार कौन कौन से, पत्र लेखन करते समय कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, ये सारी बातें हम जान जाएंगे, जिसके कारण छात्र परीक्षा में अपने अंक पूरे अंक प्राप्त कर सकेंगे। इसका मैं आपको भरोसा देता हूं। सिर्फ आप ध्यान पूर्वक ये पूरा लेक्चर अवश्य देखिए। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पत्र लेखन क्यों किया जाता है, पत्र लेखन के भेद कौन कौन से हैं और पत्र लेखन कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं, दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल आदि। प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी है। फोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है, मतलब वो मिट सकती है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप से लेता है। उदाहरण, जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना आपको पड़ता है, मतलब एक अर्जी आपको देनी पड़ती है। पत्र व्यवहार ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावनाओं को एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जेम्स हार्डल का कथन सत्य है कि जिस प्रकार कुंजा मनुष्यों के पत्र लेखन एक कला है जो दो व्यक्तियों के विचारों को साहित्यिक तकनीक में समेटकर प्रस्तुत करती है। दोस्तों, ये समझने में जरा जटिल है। पत्र मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान सरल, सहज, लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यम से करता है। ये बात आपको ध्यान में लेनी है। पत्र के महत्व के बारे में आप जान ही गए, आप जान लीजिए पत्र के प्रकार। दो प्रकार हम आज उसका अध्ययन करेंगे, अनौपचारिक पत्र एवं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। जैसे देखिए, प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। औपचारिक पत्र का दूसरा प्रकार कार्यालयीन पत्र। जो पत्र कार्यालयीन कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयीन पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। तीसरा प्रकार है व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। अब आइए जान लेते हैं पत्र की विशेषताएं। पत्र लिखना एक कला है। पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। भाषा की संक्षिप्तता। पत्र लेखन में अपने भावों एवं विचारों को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। पत्र में अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। पत्र में व्यर्थ के शब्दों से भी बचा जाना आवश्यक है, मतलब फिजूल के शब्दों का प्रयोग आप पत्र लेखन में कतई नहीं करेंगे, यह बात आप ध्यान में रखिए।
क्रमबद्धता पत्र के लेखन करते समय क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। जो बात पत्र में पहले लिखी जानी चाहिए उसे पत्र में प्रारंभ में तथा बाद में लिखी जाने वाली बात को अंत में ही लिखा जाना चाहिए। कई सारे छात्र ये क्रमबद्धता भूल जाते हैं और इसी कारण से परीक्षा में उनको पूरे अंक नहीं प्राप्त होते। इसलिए ध्यान में रखिए, क्रमबद्धता पत्र लेखन करते समय अवश्य ध्यान में लीजिए। उसी प्रकार से भाषा की स्पष्टता एवं सरलता, पत्र लेखन करते समय आपकी भाषा एकदम स्पष्ट एवं सरल होनी चाहिए। भाषा में अगर स्पष्टता का गुण न है तो पत्र पढ़ने वाला पत्र लेखक के भावों को समझ नहीं पाएगा। स्पष्टता पत्र लिखते समय प्रचलित शब्दों एवं सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब आप ज्यादा मुहावरे या नीरस भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे या अत्यधिक रोचक भाषा का भी प्रयोग पत्र लेखन करते समय नहीं करना चाहिए। मतलब सरल भाषा का प्रयोग आप पत्र लेखन करते समय अवश्य कीजिए। प्रभावपूर्ण शैली, पत्र लेखन की भाषा शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए जिससे पाठक पत्र लेखक के भावों को सरलता से समझ सके। पत्र की भाषा मौलिक होनी चाहिए। अनावश्यक शब्दों एवं भाषा का प्रयोग करके आकर्षक पत्र नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आप देखिए कि पत्र लेखन करते समय ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन आपकी भाषा शैली जो है वो प्रभावपूर्ण होनी चाहिए ताकि पत्र पढ़ते समय आपका प्रभाव उन पर पड़े और आपके जो भी भाव है, विचार है, वो अच्छी तरह से जान सके। और इसीलिए यह प्रभावपूर्ण भाषा शैली में पत्र लिखना जरूरी होता है। उद्देश्यपूर्ण पत्र इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे पाठक की हर जिज्ञासा शांत हो जाए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र में जिन बातों का उल्लेख किए जाना चाहिए उसका उल्लेख पत्र में निश्चित हो। मतलब जो प्रमुख विषय उसको आप मत भूलिए, क्योंकि कई सारे छात्र पत्र तो लिखते हैं लेकिन फिजूल की बहुत सारी बातें उसमें लिखी जाती है और जो मुख्य विषय है उसे भूल जाते हैं या कई बार उस पर 2-3 ही वाक्य लिखे जाते हैं। और इसीलिए पत्र पूरा होने पर उसे एक बार अंत में पुनः पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको पता चले कि इसमें जो मुख्य विषय उसको उचित न्याय मिला है या नहीं। अगर नहीं मिला तो उसमें ये वाक्य आप जोड़ सकते हैं। पत्र लेखन करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र लेखक पर पत्र प्राप्तकर्ता का नाम व पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार न देकर संक्षिप्त में अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से कही जानी चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा मधुर, आदर सूचक एवं सरल होनी चाहिए। पत्र की समाप्ति इस प्रकार से होनी चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, आपको तो पता ही है। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियां, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामनाएं आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्र की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होनी चाहिए। विषय वस्तु अभिवादन के बाद मूल विषय वस्तु को क्रम से लिखा जाता है। जहां तक संभव हो अपनी बात को छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। छात्र यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि छात्र एकदम लगातार पत्र न लिखे। अंत से या आरंभ से अंत तक आप जो लिखते जाते हैं इसमें ध्यान रखिए कि आपको विषय के अनुसार परिच्छेदों में इसका विभाजन करना आवश्यक है। पत्र लेखन करते समय कम से कम 3 या 4 परिच्छेद होने ही चाहिए। स्वनिर्देश अभिनिवेदन, इसके अंतर्गत प्रसंगानुरूप आपका भवदीय, शुभकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर पत्र में अभिनिवेदन के पश्चात अपना नाम लिखा जाता है अथवा हस्ताक्षर किए जाते हैं।
जैसे आप जानते कि जब भी पत्र समाप्त हो जाता है तो पत्र लेखक का नाम वहां पर लिखा जाता है, उसे ही हम हस्ताक्षर कहते हैं। यहाँ पर आप पत्र लेखक का पूरा नाम लिख सकते हैं या प्रारंभिक नाम भी लिख सकते हैं। पत्र लेखन के एक प्रारूप हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र का प्रारूप आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। पत्र लेखन करते समय ध्यान रखिए कि जो भी लेखन आप करेंगे वह आरंभ से अंत तक बाएं ओर ही लिखेंगे, दाहिनी ओर आपको कुछ नहीं लिखना है। जैसे पहले पत्र का जो प्रारूप था उसमें पत्र के प्रारंभ में दाहिने कोने में पता लिखा जाता था, लेकिन अब नए प्रारूप में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है दिनांक। तो दिनांक लिखते समय आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे जिस दिन पत्र लेखन आप कर रहे हैं वह दिनांक आप लिखेंगे। उसके पश्चात आप महीना लिखेंगे अक्षरों में। मान लीजिए कि आप नवंबर में पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर 11 अंक नहीं लिखेंगे बल्कि नवंबर ऐसा अक्षरों पे लिखेंगे। उसके पश्चात आप वर्ष लिखेंगे, जैसे 2020। मान लीजिए कि आपकी तिथि है 1 नवंबर 2020, तो इस प्रकार से आप तिथि लिखेंगे। इसके पश्चात आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य। उसके पश्चात विद्यालय का नाम आएगा और पता आएगा। आपको अक्सर प्रश्न में ये सारी जानकारी दी जाती है, उसी को देखकर आपको लिखना है। इसके बाद आप लिखेंगे विषय। तो पत्र का जो विषय मतलब पत्र लिखने का कारण आप बिल्कुल संक्षेप में एक ही पंक्ति में लिखेंगे, इसको लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है। आप ध्यान में रखिए कि आपको दिनांक से लेके जो भी बातें आप लिखेंगे उसको आपको अंक दिए जाएंगे, इसलिए इसमें गलती नहीं करनी है। तो विषय आप लिखेंगे तो उसको भी आपको अंक मिलता है। तो संक्षेप में आपको विषय लिखना है। फिर पत्र का प्रारंभ आप करेंगे अभिवादन या संबोधन से, जैसे कि महोदय जी लिखा गया। इसके पश्चात आपको जो प्रारूप है वो लिखेंगे अनुच्छेद पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी आपको लिखना है। पत्र का जो विषय है उसे ध्यान में रखते हुए आपको यह अनुच्छेद करने हैं। कम से कम 3 परिच्छेदों में पत्र लेखन आप करेंगे, जिसमें प्रारंभ होगा, मध्य होगा और अंत या पत्र की समाप्ति होगी। इसके बारे में विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। इसके पश्चात आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, शिष्य या शिष्या। उसके पश्चात आपका नाम आएगा, जिसे हम हस्ताक्षर कहते हैं। और इसमें आप आपकी कक्षा भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखेंगे तो भी अच्छा है। तो इस प्रकार से ये पत्र का प्रारूप आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। इसी की मदद से हम आगे पत्र लेखन कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको दिया गया है कि दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र तैयार कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपको जब आएगा तो जैसे मैंने आपको प्रारूप बताया उसी प्रकार से आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य। उसके पश्चात उसका स्कूल का नाम आएगा, कॉलेज का नाम आएगा, उसके पश्चात उसका पता आएगा। फिर आप लिखेंगे विषय, जैसे यहाँ पर संक्षेप में विषय लिखा गया है बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र, बिल्कुल संक्षेप में। फिर आप लिखेंगे महोदय। उसके पश्चात जो देखिए आपके इसे संक्षेप में यहाँ पर परिचित लिखे गए हैं। यहाँ पर एक ही परिचित दिया गया, लेकिन आप इसको बढ़ा सकते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, जिसकी दिनांक 10/9/2018 और 11/9/2018 को निश्चित हुई है। मैं अपने पिता को इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहस के कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है। इसी कारण मुझे 8/9/2018 से 12/9/2018 तक का अवकाश चाहिए, मतलब छुट्टी चाहिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य
स्वाधीन शर्मा, कक्षा 10वीं, रोल नंबर 34। तो इस प्रकार से विस्तार से यह पत्र रहेगा। इस पत्र में आप गौर कीजिए कि जो भाषा शैली है वह बिल्कुल सरल साधारण है। इसमें अनावश्यक बातें, फिजूल की बातें बिल्कुल नहीं लिखी गई। सबसे पहले आपका परिचय दिया गया है, आपका नाम, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, उसके पश्चात आपकी छुट्टी की मांग का जो कारण है, मुख्य विषय जिसे हम कहते हैं, उसका उल्लेख किया गया है, और अंत में पत्र की समाप्ति है। और भाषा शैली जो इसमें विनम्रता आपको जगह जगह पर दिखाई देगी। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके प्रधानाचार्य हैं, इनको इतना समय नहीं होता कि पूरा विस्तार से लिखा हुआ पत्र वो पढ़े। वो आपका विषय देखेंगे कि इसको बहन की शादी के लिए अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो वो समझ जाएंगे। और नीचे जो भी विवरण आपने लिखा है उसमें किस तिथि से लेके किस तिथि तक आपको छुट्टी चाहिए, ये बात भी वो आसानी से समझ सकते हैं, और आपके काम का निपटारा जो है वह जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए पत्र इस प्रकार से बिल्कुल संक्षेप में आप लिखेंगे। इसके पश्चात धन्यवाद लिखा है और आपके हस्ताक्षर भी आए। तो इस प्रकार से किसी भी विषय पर आप पत्र का प्रारूप तैयार कर सकते हैं। छात्रों को इस बात का अध्ययन करना है, जैसे यहाँ पर बहन की शादी के लिए छुट्टी की मांग की गई है, इसी प्रकार से आप अन्य कारणों से भी छुट्टी की मांग करने के लिए आपके प्रधान अध्यापक को पत्र लिख सकते हैं। तो इसमें बाकी चीज़ें जो वही रहेंगी, जैसे कि पता आप वही रहने दीजिए, सिर्फ विषय बदल जाएगा। जैसे बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र, इसके बदले में भाई की बीमारी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। जैसे भाई की बीमारी में आपको मदद करनी है उनको, तो इसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विषय में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके पत्र लेखन का अध्ययन आप करेंगे तो आपका अच्छे तरीके से अभ्यास हो जाएगा। जो भी गलतियां होती है वो आप होने दो, लेकिन धीरे धीरे आपकी गलतियां दूर हो जाएगी और आप पत्र लेखन में बिल्कुल परफेक्ट बन सकते हैं। पत्र लेखन का एक दूसरा प्रारूप भी आपके लिए प्रस्तुत है। यह प्रश्न है कि पुस्तक मंगवाने के लिए आपको एक प्रकाशन संस्था को पत्र लिखना है। इसका प्रारूप आप देखिए, जिसकी शुरुआत हमने की है दिनांक से। पहले आपने तिथि लिखी 25 अप्रैल 2019। जैसे मैंने आपको कहा कि महीना जो है उसकी संख्या आपको नहीं लिखनी, बल्कि अक्षरों में आप महीना लिखेंगे। उसके पश्चात लिखा है सेवा में, प्रबंधक नेशनल बुक ट्रस्ट, मुख्य डाकघर नई दिल्ली। तो विस्तार से पता आप लिखेंगे। उसके पश्चात देखिए, आप एक पंक्ति आपको खाली छोड़नी है ताकि आपका जो पत्र है वह अच्छा दिखे, अच्छा लगे, और विषय जो है वो उभर कर सामने आए। इसके लिए कुछ यहाँ पर जगह खाली छोड़ना आवश्यक है। यहाँ पर विषय लिखा गया है पुस्तक मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र। तो विषय बिल्कुल संक्षेप में लिखा गया, इस पर आप ज़्यादा गौर कीजिए, क्योंकि विषय को, जैसे मैंने आपको कहा कि स्वतंत्र अंक होते हैं आपको मुद्दों के अनुसार, तो विषय के अंक आपको तभी मिलेंगे जब आप वह संक्षेप में लिखेंगे। अगर आप विस्तार से विषय लिखेंगे 2-2, 3-3 पंक्तियों में, तो उसके अंक काटे जाते हैं। तो संक्षेप में आप बिल्कुल लिखिए। फिर पत्र का आरंभ किया गया है महोदय। अभी देखिए कि ये पत्र जिस व्यक्ति को हम लिख रहे हैं, यह हमारे कोई ज़्यादा परिचित या सगे संबंधी नहीं है, इसलिए कोई घरेलू पत्र नहीं है, और इसीलिए आपकी भाषा शैली बिल्कुल सटीक, संक्षेप में, और जितना आवश्यक है उतना ही आपको लिखना है। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है, हमने छोटे बच्चों के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत की है, जिसमें छोटी छोटी कहानियों का संग्रह, नेताओं की जीवनी, रामायण व महाभारत संबंधित पुस्तकों का संकलन होगा। मुझे निम्नलिखित 10 पुस्तकें शीघ्र भिजवा दीजिए। इस ऑर्डर की पुस्तकों की कीमत की राशि 2000 रुपयों का बैंक ड्राफ्ट नंबर जो भी है, दिनांक 20 अप्रैल 2019 इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। पुस्तकें भेजते हुए पहले यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि पुस्तकें अंदर से या बाहर से कटी फटी न हो, और सभी पुस्तकों पर
कवर लगा हुआ हो। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि सारी पुस्तकें बच्चों के सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए हैं, अतः हमारे द्वारा मांगी गई सभी किताबों, पत्र पत्रिकाओं पर जितनी हो सके उतनी छूट दे। आपसे विनम्र निवेदन है कि जितनी शीघ्र हो सके निम्न पुस्तकों की 5-5 प्रतियां भिजवा दें। नीचे पुस्तकों के नाम आपको लिखने हैं। यहाँ पर 3 ही नाम मैंने लिखे, लेकिन 10 का उल्लेख पत्र में किया है, तो 10 नाम लिखना आवश्यक है। जैसे मंदाकिनी, अमन, प्रेम व आज़ादी, चंपक। और फिर लिखा गया है धन्यवाद सचिव, सार्वजनिक पुस्तकालय, मनी ऑर्डर भेजने का पता प्रकाश चौधरी, नई दिल्ली। तो इस प्रकार से ये पत्र लिखा गया। अभी इसमें गौर कीजिए, जो पहला पत्र हमने देखा था जो प्रधानाचार्य के लिए लिखा गया था, एक प्रार्थना पत्र था जो छुट्टी की मांग करता था। लेकिन यह जो पत्र हमने देखा है, यह पत्र एक प्रकाशक को हम लिख रहे हैं जिसमें हम पुस्तकों की मांग कर रहे हैं। मतलब ये कारोबार के लिए लिखा हुआ पत्र है, इसमें कोई अनुरोध नहीं है, कोई विनती नहीं, क्योंकि हम व्यवहार कर रहे हैं, हम पैसे चुका रहे हैं और इसीलिए अच्छी सेवा का आग्रह हम इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने निवेदन किया है कि आपने जो पत्र लिखा है क्यों लिखा है, पुस्तकें आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन किस हेतु से आप पुस्तकें खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि बच्चों के वाचनालय के लिए आपको पुस्तकों की आवश्यकता है और इसीलिए पुस्तकों पर ज़्यादा छूट की भी मांग आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है वह अच्छा है। और साथ ही अभी देखिए इसमें क्या जरूरी है कि इसमें जो पुस्तकें आपको मंगवानी है उनकी सूची आवश्यक है, मतलब उनके नाम आप लिखेंगे तो छात्र गौर करे कि पुस्तकों के नाम आपको पता होना आवश्यक है। अगर नहीं भी तो आप अपनी कल्पना से लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हो सके तो अगर पुस्तकों के नाम, उनके लेखक अगर आपको पता है तो यह आपका पत्र ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है, परीक्षकों पर ये ज़्यादा प्रभाव जरूर डालेगा। तो जिस प्रकार से आपको संभव है वो आप लिखिए। पुस्तकों के सूची आप लिखेंगे और हर पुस्तकों की कितनी प्रतियां आपको चाहिए इसका भी उल्लेख करना आवश्यक है। और इस प्रकार के पत्रों में दूसरी एक बात महत्वपूर्ण है कि जो भी पैसे आप अदा करेंगे, उनको जो पेमेंट करेंगे वो किस प्रकार से कर रहे हैं। खास करके चेक भेजा जाता है, डिमांड ड्राफ्ट भेजा जाता है, मनी ऑर्डर भेजा जाता है। तो जो भी आपने किया है, जिस माध्यम से पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका जिक्र भी पत्र में आपको अवश्य करना है। तो इस प्रकार से ये जो पत्र लिखे जाते हैं इसमें 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं और इस विधि से ये पत्र आप पूर्ण कर सकते हैं। आइए फिर से एक बार हम यह ढांचा समझ लेते हैं। यह ढांचा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं तो इसी प्रकार का प्रारूप उसका रहेगा और इसीलिए यह बात आपके दिमाग में रखनी। जो बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि पत्र का प्रारंभ आप किस प्रकार से करेंगे और उसका अंत किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे आप ढांचे में देख रहे हैं कि सारी जो बातें, सारे मुद्दे लिखे गए हैं वे बाईं ओर लिखे गए हैं, दाहिनी ओर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि पहले जो छात्र अभी 10वीं में पढ़ रहे हैं उनको पहले इसे पढ़ाया गया था कि दाहिने कोने में आप पता लिखिए फिर पत्र का प्रारंभ होगा, लेकिन ये विधि बदल गई। अभी जो पत्र हम लिखते हैं वो ईमेल के तरीके से लिखा जाता है और इसीलिए सारी चीज़ें जो है वो हम बाईं ओर लिखते हैं। तो इस प्रकार से पत्र का प्रारूप है, ये बिल्कुल कंठस्थ कीजिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप दिनांक लिखा, उसके पश्चात सेवा में या जो भी आप संबोधन अभिवादन यहाँ पर प्रयुक्त करना चाहते हैं, आप प्रति लिख सकते हैं, सेवा में लिख सकते हैं। फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनका नाम और पता यहाँ पर आएगा, जैसे यहाँ प्रधानाचार्य लिखें, इसके बजाय आप नाम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो पूरा विवरण है यह ढांचे की मदद से आप तैयार कीजिए। अलग अलग विषय लेकर इसका अभ्यास आप जरूर कीजिए। आज हमने पत्र लेखन के बारे में बहुत सारी बातें जान ली है। मेरे ख्याल से आप ठीक तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आसान तरीका इस वीडियो को आप बार बार देखिए। आपके मन में जो भी शंकाएं हैं जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप वीडियो बार बार देखिए। और देखिए पत्र लेखन तो आप सीख गए, लेकिन इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो आप पेन उठाइए, नोटपैड ले लीजिए और पत्र लिखना प्रारंभ कीजिए।
1, 2, 3, 4 ऐसे कई सारे पत्र आप लिखिए, अपने दोस्तों को लिखिए, ताकि आपका अध्ययन हो जाए। अलग अलग विषयों पर पत्र लिखिए, अपने अध्यापकों को दिखाइए, उनसे वो चेक करवाइए। जितना आप ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ज्यादा आपकी तैयारी होगी और पत्र लेखन में पूरे के पूरे मार्क्स आपको परीक्षा में अवश्य मिल जाएंगे। अभ्यास जरूर कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करना।